बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हुसैन थेबो। अभी हालिया हमने देखा बलूचिस्तान में एक बदनसीब तरीन वाक़या पेश आया। एक रेलवे के साथ ट्रेन हादसा जो हुआ, जिसमें हमें क्लियरली ये हमें DGI-SPR ने और उसके साथ साथ चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने ये बताया कि उसमें इंडियन एलिमेंट्स एंड अफ़गान एलिमेंट्स शामिल थे, जिसको पहले तो सबसे पहले ओन किया जो वहाँ की कलअदम तंजीम है, बलोच लिब्रेशन उन्होंने, और उसके साथ साथ उनके जो नाते मिले, वो ताने मिले, वो सारे के सारे अफ़गानिस्तान के साथ मिले। आज हम इस पे भी बात करेंगे। उसके साथ साथ इकानमी में बेहतरी आ रही है। दिन ब दिन हमारे जो फिगर्स हैं वो तो अच्छे हो रहे हैं। क्या प्रैक्टिकली भी ऐसा कुछ हो रहा है? ख़ास तौर पे ये रमज़ान शरीफ का महीना है, इसमें क्या महंगाई वाकई कम हुई है? ये जो हम लोगों को बता रहे हैं कि 7 साल की महंगाई कम से कम हो गई है और वो 4 to 5% पे आ गई है, क्या वाकई उसका फ़र्क आम आदमी पे पड़ रहा है? हमारी इकानमी बूस्ट हो क्यों नहीं रही है? इसकी वजह क्या है? मतलब हम क्यों इसलिए ज़्यादा परेशान हैं? 1 बिलियन 2 बिलियन के लिए हम परेशान हैं। अभी मैं हालिया किसी IT एक्सपर्ट से मिला, उसने मुझे बताया कि हमारे मुल्क में सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की पोटेंशियल है $18 बिलियन। 1 बिलियन नहीं, 2 बिलियन नहीं, 3 बिलियन नहीं, हम $3 बिलियन करते हैं। सिर्फ टोटल IT की हम एक्सपोर्ट ही 3 बिलियन करते हैं। उसने कहा 18 बिलियन का सिर्फ एक इस सब्जेक्ट का है, और उसने मुझे वो टेक्निकली भी बताया कि अगर हम इसको सही तरीके से मैनेज करें तो ये सब कुछ हो सकता है। इस वक्त पाकिस्तान में 40% जो हमारी इकानमी है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। इन स्पाइट ऑफ दैट कि हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उसके बावजूद भी कोई हमारे पास सफिशेंट उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तकरीबन जो हमारे मुल्क में ईयरली 9,400 अरब जो है वो केस सर्कुलेशन होती है। ये हम देखते हैं कि हम दिन ब दिन नए नए टैक्सेस लगा रहे होते हैं। हम कभी एग्रीकल्चर पे टैक्स लगा रहे होते हैं, हम कभी IT पे टैक्स लगा रहे होते हैं, हम कभी सोलर पे टैक्स लगा रहे होते हैं। क्या उसका हमारे पास रिज़ल्ट भी आ रहा है? इस वक्त हमारे साथ शब्बर ज़ैदी साहब हैं जो किसी तारुफ को मोहताज नहीं है, पाकिस्तान की इकानमी के साइंटिस्ट हैं। शब्बर ज़ैदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये जो हालिया इंसिडेंट हुआ बलूचिस्तान में, व्हाट इज़ योर टेक? देखिए, मेरा इसके बारे में ये व्यू है, पर्सनल व्यू है कि ये बड़ी ताकतें पाकिस्तान में बलूचिस्तान को डेवलप होने में रुकावट है। बड़ी ताकतें बलूचिस्तान को डेवलप होने, बड़ी ताकतों से मतलब आपका दुनिया में मईशत में दो ही बड़ी ताकत है ना, एक चीन है, एक अमेरिका है। चीन भी नहीं चाहता शब्बर साहब? नहीं, मैं इस पर इसी को ये मुझे लग रहा है, मैं सिर्फ शक की बात, ये मुझे लग रहा है कि बलूचिस्तान इन दोनों का बैटल ग्राउंड बन गया है। इन दोनों का बैटल ग्राउंड बन गया है। ये दोनों जो मतलब दूसरी पार्टी, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि दूसरी पार्टी नहीं चाहती कि वहाँ पे चीन का इन्फ्लुएंस आगे बढ़े, तो ये उसकी वजह से ये सब कुछ इस लेवल पे चला गया है। अच्छा, और वो जो अगर आप देखें, आप मुझे बताएं कि जब आपका इस तरह का वाक़या हो जाता है और इस लेवल की इंसर्जेंसी के वाक़यात होते हैं, तो क्या आप सीरियसली समझते हैं कि CPEC या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी आएगी? मतलब आपने ये मतलब हमें इस बात को हमें सीरियसली सोचना चाहिए। हम सिर्फ जज्बात में आके गुफ्तगू करते हैं, हमें सोचना चाहिए कि कोई बड़ी ताकत है जो इस खेल में इन्वॉल्व है। तो अगर मैं बड़ी अगर से कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, अगर हमें अपनी सालमियत के लिए उस प्रोजेक्ट को वापस करना पड़े तो मैं तो उसको भी एग्री कर जाऊंगा।
एक दूसरा एलिमेंट्स भी है, ये वो ये मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। अभी मैंने हालिया एक बड़ी लेवल पे, एक प्राइम मिनिस्टर लेवल की एक सेमिनार पे मैंने एक प्रेजेंटेशन देखी, तो वहाँ फिगर्स के साथ, डेटा के साथ ये बताया गया कि सिवाय टर्की के दुनिया की हर मुल्क की प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान को अनरेस्ट करने में। मैंने सवाल किया कि जो भी मुल्क है जो अनरेस्ट करता है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस यहाँ पे अगर हम एक मिसाल दे रहे हैं कि स्वीडन कर रहा है, हम नॉर्वे कर रहा है, हम साउथ अफ्रीका कर रहा है, उसका लार्जर इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए ना, इंटरेस्ट भी, इनकी भी एक कॉस्ट है। तो वो हमें वहाँ पे एक दूसरा आर्गूमेंट्स ये भी बताया गया कि पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामी एटॉमिक पावर है और ये दुनिया के लिए एक थ्रेट है, वो भी हमारे लिए एक बड़ा मसला है। डू यू एग्री? देखिए, मैं ये हो सकता है ये ठीक हो, मगर ये अपने दिल को खुश करने के लिए बड़ा अच्छा आर्गूमेंट है कि जी हम, क्योंकि हम एटॉमिक पावर हैं तो हमें इसलिए हमें इस तरह किया जा रहा है। मगर इस सब चीज़ के बावजूद मुझे एक बात बताइए, जो मेरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि इररिस्पेक्टिव के कौन क्या कर रहा है, इररिस्पेक्टिव के कौन क्या कर रहा है, कौन क्या, ठीक, जो बलूचिस्तान में सियासी क़यादत है, जो कि पिछले 70 साल से सरदारों के पास थी और जो सरदार आज असेंबली में बैठे हैं, मेरी इंफॉर्मेशन ये कह रही है कि ये अपने घरों में नहीं जा सकते। ये जितने भी बलूचिस्तान के सरदार हैं, ये अपने घर नहीं जा सकते। ये तो ये जो सियासी क़यादत है, ये ट्रांसफ़र हो गई है कुछ और लोगों के बारे में, कुछ और लोगों के पास। बहुत इम्पॉर्टेंट बात कर रहे हैं शहबाज ज़ैदी साहब के, ये जो सारा टेररिज्म का मसला है, इसका जो रूट काज है वो इकनॉमिकल कंडीशन है। जिस तरह से उन लोगों को आप स्टेबल नहीं करेंगे। एक दूसरी जो वहाँ परसेप्शन ये भी है कि ये जो लोग चले जाते हैं, ये सारे के सारे लोग टेररिस्ट नहीं हैं, ये अच्छे लोग हैं, इनको वहाँ पे यूज़ किया जाता है, इनको प्रॉपर सैलरी दी जाती है और फिर हम उनको बैठ के यहाँ बता रहे होते हैं कि ये फ़लाना मिसिंग पर्सन, ये फ़लाना मिसिंग पर्सन, ये फ़लाना मिसिंग पर्सन। फिर कुछ दिन के बाद क्या होता है कि वही लोग किसी न किसी टेररिस्ट अटैक में मारे जाते हैं। फिर हम रियासत के इंस्टीट्यूशंस को हम निशाना कर रहे होते हैं कि देखें जी फ़लाँ मिसिंग पर्सन। तो बेसिकली ये जो शब्बर साहब ने भी बात की कि वहाँ के जो लीडरशिप है, ये सबसे पहले तो उनको सोचना चाहिए, वो लोगों के लिए अवेन्यू पैदा करें। अगर वो अपने अपने इलाकों में ही नहीं जा सकते हैं, उनकी रिट्टी ख़त्म हो गई है, तो फिर उनको सोचना चाहिए कि अवाम उनके साथ है। अगर अवाम नहीं है तो फिर ये अनरेस्ट क्रिएट करें। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमें ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब भी ज्वाइन करेंगे। हम इसी टॉपिक पे उनसे भी बात करें। छोटा सा ब्रेक। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इस मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है वो दहशतगर्दी नहीं है, वो मसला हमारा इकनॉमिक कंडीशन है। हम जब तक अपने आप को इकोनॉमिकल स्ट्रेंथन नहीं करते तब तक ये सारे मसाइल की हमारे पास जड़ है। इस वक्त हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब ने भी मौजूद किया, ज्वाइन किया है। गजनफर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर वेलकम, थैंक यू वेरी मच। सर ये फरमाएं, अभी ये जो हालिया बलूचिस्तान में ट्रेन इंसिडेंट हुआ, सबसे पहले तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? और दूसरा, जिस तरह से जैसे ही इंसिडेंट हुआ तो सबसे पहले वो उसकी न्यूज़ इंडिया में चलना शुरू हो गई और फिर जिस तरह से DGISPR ने उसकी हमें प्रेस ब्रीफिंग में सारा कुछ बताया भी सही, लार्जर इंटरेस्ट क्या है? ये बलूचिस्तान में इस वक्त हो क्या रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत खौफनाक है, वो बहुत दर्दनाक है।
और बलूचिस्तान के अंदर जो ये अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, BLA है, BRA है, BN, इनके जितने लीडर हैं और जितने आउटफिट्स हैं वो सारे बलूचिस्तान से बाहर, आपको पता है अब ये चीज़ स्टैब्लिश हो गई और 12 ये स्टैब्लिश हुई है। और हमने इसके ऊपर बात की है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है इंडिया की और अफगानिस्तान की, और उसके ऊपर 12 बात कर चुके हैं। लेकिन इसके अंदर जो लोग इस्तेमाल होते हैं, जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो बलूचिस्तान की रहने वाले बलोची हैं, मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको पता है जो ग्रुप बने हुए हैं वो बलूचिस्तान में कास्ट के हिसाब से, ट्राइब के हिसाब से डिवाइडेड है। कुछ बेंगल हैं, कुछ जहरी हैं, कुछ अपना मरी हैं। और आपको पता है अगर आप रखनी से ऊपर जाएं और डेरा बुक्ती से ऊपर जाएं और आप कहान और आप फिर कलात और सराब, सोरो, खजर इलाके में जाएं तो हर जगह पे हर एक ग्रुप ने अपना एक इलाका संभाला हुआ है, जिसमें जावेद मंगल है, बशीर ज़ेब है, डॉक्टर अल-नसर है। इन्होंने अपने ग्रुप बना के वहाँ पे एक जो है वो इस किस्म की शोरेश जो है वो शुरू की है बड़े अरसे से। और उसके अंदर अब ये आज साबित नहीं हुआ, ये आज DGI-SPR की कॉन्फ्रेंस है, आज इस चीज इसकी तस्दीक बहुत पहले हो चुकी है। इसकी तस्दीक उस वक्त भी हो गई थी और APS के अटैक के बाद जब ताने बाने कनेक्ट किए गए थे तो ये तमाम का तमाम वो APS का अटैक जो है वो इंडियन कॉन्सुलेट है जो मौजूद थी अफगानिस्तान के अंदर वहाँ पे। और आपको पता है इंडियन 8 कॉन्सुलेट्स थी जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद थी। और अफगानिस्तान के अंदर एक टाइम ऐसा भी था जब अफगानिस्तान के अंदर रॉ भी मौजूद थी, NDS भी मौजूद थी और मोसाद भी मौजूद थी। और वो तमाम के तमाम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहे थे। अब उसके अंदर स्पॉन्सर करने में अफगानिस्तान की जो एक हुकूमत है, क्रिमिनल्स की एक जो नेक्सस है, क्रिमिनल्स का जो अपने आप को नेक्सस है, दहशतगर्दों का जो अपने आप को इंटरिम गवर्नमेंट कहलाते हैं, अब वो इसमें फुल्ली इन्वॉल्व हैं। और उनकी इन्वॉल्वमेंट इस हद तक बढ़ गई है कि अमेरिकन जो 10 अरब का असला छोड़ के गए थे वो इन्होंने तमाम दहशतगर्द तंजीमों को प्रोवाइड किया। और ये बात बहुत बड़े सबूत के साथ साबित हो चुकी है। पाकिस्तान ने इसके ऊपर डॉजियर्स भी जमा कराए थे। ये और बात है कि वो डॉजियर्स जमा करा के, हमारी आदत ही नहीं है किसी चीज को परसू करना, ना हमारी लीडरशिप का ये काबिलियत है, ये अहलियत है कि अपना वो नैरेटिव जो है दुनिया को जाके बता सके, और ना वो इस काबिल स्टैंडिंग पे खड़ी है कि दुनिया उनका नैरेटिव एक्सेप्ट कर ले। तो नैरेटिव एक्सेप्ट किया जाता है हमारे मुकाबले में उन फोर्सेस का जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। जैसे भारत आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आप काइंडली सॉल्यूशन पे आए। इस वक्त आपके पास वे फॉरवर्ड क्या है कि इन सारी चीज़ों को आपने बिल्कुल सही रूट काजेस बताए कि जिस तरह से बलूचिस्तान में आपने आइडेंटिफाई किया, फिर उनके नेक्सस आपने अफगानिस्तान से मिलाए। अब हमारे लिए तो बहुत बड़ा मसला है ना ये, इस वक्त ये सब कुछ है ठीक है, लेकिन हम इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या करना है, इसका वे फॉरवर्ड क्या है? मैं आपको ये तमाम चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि हम आज तक इसी डिस्कशन में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो थिंकर्स हैं, चाहे वो हुकूमत है, चाहे वो कोई भी, इसी डिस्कशन में सिर्फ इन्वॉल्व रहते हैं। हमारी सारी जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे ऑफिशियल्स की वो इसी चीज के लिए रिवॉल्व करती है कि सर वे फॉरवर्ड पे आए आप। सर आप वे फॉरवर्ड पे आए। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि ये एस्टेब्लिश हो कि इंडिया काम, अब आप मुझे ये बताएं, जब हम ये स्टैब्लिश कर चुके हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान की हुकूमत काम करवा रहे हैं, तो आप डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि हमारी हुकूमतों ने, मैं हुकूमतों की बात नहीं कर रहा, मैं इससे पहले वाली भी हुकूमत की बात कर रहा हूँ कि इससे पहले हुकूमतें रही हैं। एक जमाना ऐसा था जब आप इंडिया का नाम आपने इंडिया का नाम लेना शुरू कर दिया क्योंकि इंडिया इन्वॉल्व। अब आप मुझे बताइए कि डिप्लोमेटिकली आपने एक इकोनॉमिक कंडीशंस को आइडेंटिफाई किया ना बलूचिस्तान में सिर्फ कंडीशंस ही जिम्मेदार नहीं है। बलूचिस्तान में जिम्मेदारी इस चीज की है कि हमने जो थ्रेट परसेप्शन करनी चाहिए थी और जो थ्रेट परसेप्शन में हमने जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको आइडेंटिफाई कर, और उस आइडेंटिफिकेशन में एक बहुत बड़ी चीज यही थी जिसमें बाहर की कुव्वतें इन्वॉल्व हैं। हमने क्या उन कुव्वत डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इंटरनेशनली, रीजनली कम्युनिकेट करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमने कोई इनिशिएटिव इस्तेमाल किया है? आपकी फॉरेन मिनिस्टर ने या आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने, इससे पहले बिलावल भुट्टो भी मिनिस्टर रहा है, आप मुझे बताएं उसका बिलावल भुट्टो के
विजिट है अफगानिस्तान के, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए, वहां सिर्फ एक विजिट था, वो गई थी अना रब्बानी खैर, एक दफा गई थी। इस हुकूमत में जो फॉरेन मिनिस्ट्री या फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर लेवल पे या यूएनओ के साथ जो आपने एंगेजमेंट करनी है, अब इंटरनेशनल क्राइम है किसी मुल्क के अंदर दहशतगर्दी कराना, क्या आप यूएनओ को किया है? क्या बिल्कुल बिल्कुल, आप मसला उठाया है? आप सही फरमा रहे हैं गवर्नर साहब, आप सही फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल आप सही फरमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वे फॉरवर्ड ये है कि जिस तरह से हमने बात की कि हमें अफ़गानिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ साथ हमें इंगेज करना पड़ेगा, जो फॉरेन प्लेयर्स हैं एटलीस्ट हमने इस बात को यूएन में उठाना पड़ेगा, इस बात को हमें जो सुपर पावर इस वक्त दुनिया के हैं उनसे ही इस बात की बात करनी पड़ेगी। शबर साहब आते हैं इकानमी के ऊपर, जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि पाकिस्तान में 40% जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड इकानमी है, तकरीबन 9.4 ट्रिलियन जो है वो उसके केस सर्कुलेशन है। ये क्या ये 5,000 का नोट सबसे बड़ा मसला है? देखिए हुसैन साहब, मुझे बड़ी खुशी है कि जो मैं 3-4-5 साल से कह रहा था वो आज आप लोग सारे कह रहे हैं ठीक कि कोई फंडामेंटल करेक्शन इकोनॉमी में नहीं हो रही। हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इस बात को। एग्रीड। फंडामेंटल करेक्शन इकोनॉमी में इसलिए नहीं हो रही कि जो कैश इकोनॉमी है, जिसको आप कैश इकोनॉमी कहते हैं, या अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, उसको बचाने वाले इतने हैं कि, और वो बचाने वाले इतने ताकतवर हैं, बचाने वाले इतने हैं और इतने ताकतवर हैं कि जो मेरे जैसे लोग वहाँ जाके सही करने की कोशिश करते हैं वो मरीज बन के वापस आ जाते हैं। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है शबर जैदी के साथ प्यारे हमारे दोस्त हैं, इस वक्त आबाद के चेयरमैन हैं हसन बख्शी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि हम किस तरह से ये जो हमारे पास ग्रे जोन में लोग हैं इनको टैक्स पेयर जोन में किस तरह से लाया जाए। हमें अभी ज्वाइन किया हसन बख्शी साहब ने, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के लीडिंग बिजनेसमैन हैं, चेयरमैन आबाद हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ 1 साल की परफॉर्मेंस सिंध हुकूमत के चीफ मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले बताई, उसके साथ साथ लेटेस्ट डेवलपमेंट भी सिंध में हो रहे हैं। अकरबा फातिमा जो तर्जमान हैं सिंध हुकूमत की, मैडम आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें टाइम दिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। हसन बख्शी साहब आपके पास आऊँगा। आप शबर जैदी साहब से एग्री करते हैं कि जिस तरह से हमारे पास ये जो नॉन टैक्स पेयर का जोन है, हमारे पास इस वक्त तकरीबन 9.4 ट्रिलियन जो हमारा कैश में ट्रांजैक्शन होता है, दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जितने इस लेवल पे कैश में हो। हमारे पास ज्वेलर्स हैं, हमारे पास डॉक्टर हैं, हमारे पास एडवोकेट है, हमारे पास ब्यूटी पार्लर है, हमारे पास फैशन डिज़ाइनर है, कैटरिंग है, इवेंट मैनेजमेंट है, होटल हॉस्पिटल, इन सब के पास टैक्स का कोई निज़ाम ही नहीं है। लेकिन हम पकड़ते हैं तो बड़े बड़े लोगों को पकड़ते हैं। हमारे नज़रें सिर्फ शबर भाई की आपके ऊपर है कि बिल्डर सारे के सारे कर रहे हैं। व्हाट इज़ योर टेक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो आपने बात की इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में कैश ट्रांजैक्शन और कैश बहुत बड़ा सर्कुलेशन में है। हाउएवर इसमें सिर्फ हमें उस बिज़नेस कम्युनिटी को कसूरवार नहीं ठहराना पड़ेगा। हमारे यहाँ टैक्स का निज़ाम भी बहुत मुश्किल है। ठीक, जो टैक्स नेट पे आ चुका, जो टैक्स नेट पे चढ़ चुका, वो आज इतना परेशान है, हर हफ्ते कोई ना कोई नोटिस आ रहा है। राइट। तो यकीन माने उसकी ख्वाहिश होती है कि वो कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करके किसी को कुछ दे के वो टैक्स नेट में चढ़े ही नहीं। टैक्स का तो निज़ाम इतना आसान होना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपका मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं, मुल्क का निज़ाम चलाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाकी तो सब लेने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो भी अगर जो 100 रुपये भी टैक्स देता है और जो 1 अरब रुपये भी टैक्स देता है, वो इस मुल्क की ट्रेजरी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आपको उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, कुछ उनके लिए अप्रिसिएशन करनी चाहिए, कुछ एक्नॉलेजमेंट करनी चाहिए। और देखिए, अगर और टैक्स के रेट को नीचे लाना पड़ेगा,
जिस मुल्क में 60% टैक्स हो आपकी इनकम पे, आपको सिक्योरिटी भी ख़रीदनी पड़े, आपको पानी भी ख़रीदना पड़े, आपको तालीम भी ख़रीदना पड़े, आपको हेल्थ भी ख़रीदना पड़े, आपको रिटायरमेंट के बाद कोई बेनिफिट भी ना मिले, तो क्यों कर कोई 60% कंट्रीब्यूट करेगा? और जब वो के देख रहा है कि वो जो कंट्रीब्यूशन साल साल से करता आ रहा है उसका कोई मुस्बत सोसाइटी को फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप देखिए ना, ये हमारे यहाँ जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है कितना पैसा कलेक्ट करती हैं, गवर्नमेंट से तो नहीं करती है अमूमन, ये तो सब प्राइवेट सेक्टर ही करते हैं, लोगों से करते हैं जी, लोगों से करते हैं। लोगों को एतमाद है कि ये लोगों पे जायज़ जगह खर्च करेंगी, इसलिए लोग कंट्रीब्यूट भी करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल हमें देखना पड़ेगा, लोगों के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए आसानी बनानी पड़ेगी और अपनी इकॉनमी को रीजनली कंपेटिटिव बनाना पड़ेगा। ये डिजिटलाइजेशन नहीं करेंगे, गवर्नमेंट दफातर बंद होने चाहिए। गवर्नमेंट दफातर केएमसी का हो, वाटर बोर्ड का हो, एसबीसीए का हो, ये सब बंद होने चाहिए और ये डिजिटलाइज मोबाइल पे, ऐप पे होने चाहिए। इसका जो काम हो वो ऐप पे हो। जब तक ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट नहीं होगा, फाइलें फंसती जाएंगी, फाइलें निकलने के पैसे देने पड़ेंगे और हमारा शहर, हमारा सूबा और हमारा मुल्क दुनिया में पीछे से पीछे होता चला आ रहा है और मज़ीद होता चला जाएगा। सो आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन लाजमी है। राइट हसन बख्शी साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ। इस वक्त हम अकरबा, आप ये फरमाएं कि जिस तरह से हसन बख्शी साहब ने कहा कि जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर ट्रस्ट का बड़ा मसला है, लोग उसके ऊपर बड़ा मुश्किल से ट्रस्ट करते हैं। जिस तरह से अभी वज़ीर आला सिंध ने अपनी 1 साल की परफॉर्मेंस बताई, आप जब ग्रास रूट पे लोगों के पास जाते हैं तो वाकई लोग भी आपसे सेटिस्फाई हैं कि वाकई काम हो रहा है? सबसे पहले तो हुसैन मैं आपको ये बताती चलूं कि लोगों का ट्रस्ट ये हमें सबसे बड़ा इलेक्शंस में पता चलता है। आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने माजी में सबसे ज़्यादा इस मर्तबा सीटें ली। फिर आपने देखा कि माजी में पहली मर्तबा एक बड़े भारी तरीके से पीपल्स पार्टी ने कराची में अपना मेयरशिप जो ली और उसमें हमारे टाउन्स आए, उसमें हमारे पास यूसीज आई। तो ये हम जब मेयरशिप की बात करते, टाउन्स और यूसीज की बात करते, तो हम बिल्कुल ग्राउंड सतह पे जाके बात कर रहे हैं। यानी वो शख्स जिसको जो डेली इश्यूज हैं, जिसमें कोई शक नहीं, चाहे वो आप हो या मैं हूँ, आज हमें बिजली का भी प्रॉब्लम है, गैस का भी प्रॉब्लम है, पानी का भी मसला है, इन तमाम मसाइल का हम सबको सामना है। लेकिन उन लोगों की बात कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी देखी और उसके बाद जाकर एक मेयर को इलेक्ट करवाया जो मुर्जा वहाब की शक्ल में, और जिन्होंने अपने पिछले 2 सालों में बेहतरीन तरीके से कराची के लिए खिदमत सरअंजाम दी हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी क्यों अपना एक स्लोगन लगाती है कि खिदमत में सबसे आगे सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने वो इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो काम किए हैं जो पूरी दुनिया में सराहे गए हैं। अगर आप हमारे एक प्रोजेक्ट की बात करें जिसमें द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड ट्रांसफरिंग प्रोग्राम है, जिसके तहत 4 लाख, जो अभी इतना बड़ा सिंध में एक सैलाब आया था और जिसमें लोग बेघर हुए थे, खुले आसमां के नीचे बैठे हुए थे, बड़े लाखों की तादाद में लोग जो है ज़मीन पर आ गए थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने वर्ल्ड बैंक के तहत उनके साथ मिलकर लोगों को घर दिया। और ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है जिसमें वर्ल्ड बैंक ने खुद, उनकी डायरेक्टर ने सिंध के साथ ये विजिट किए उन हाउसेस को और उसमें कहा कि ये बहुत शफाफ तरीके से इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जा रही है सिंध हुकूमत। इट्स अ वेरी बिग सक्सेस स्टोरी ऑफ सिंध गवर्नमेंट। ऑल्सो उन्होंने कहा इट्स अ मिरेकल। तो ये एक बहुत मैं समझती हूँ सिंध हुकूमत की बड़ी सक्सेस स्टोरी। इस तरह से बहुत सारी सक्सेस स्टोरी आप देख रहे हैं कि सिंध बेहतरी की तरफ है, कामयाबी की तरफ है, तरक्की की तरफ है। अभी हमने पीपल्स बस सर्विस लेकर आए। अगर मैं साल की ही बात करूँ, सिर्फ अगर हम साल उठा लें तो हमने जो सिंध पीपल्स बसेस हम लेकर आए, वो एक बहुत बड़ा लोगों के लिए, खास तौर पर जो ट्रांसपोर्ट का कराची में एक बड़ा मसला था, उसमें आपने देखा कि बेहतरीन तरीके से लोगों के लिए सफ़र आसान हुआ, कम पैसों में और सुकून दे सफ़र। और ये सिर्फ कराची की हद तक महदूद नहीं है, इसको हम सिंध के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में भी लेकर गए हैं। सखर है, हैदराबाद है, लाड़काना है और डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये चलने शुरू हो गए। फिर आपने देखा कि पीपल्स पार्टी पिंक बस सर्विस लेकर आई। ख़वातीन के लिए हमेशा से पीपल्स पार्टी की तरजीह रही है कि हम उनके लिए खिदमत करें, उनके लिए काम करें। और आपने देखा फिर अभी पिंक बस सर्विस जो है, इसमें दिस इज ओनली डेडिकेटेड टू लेडीज। इसमें खवातीन और जो डायरेक्टर, वो जो ड्राइवर है
हाँ जी। वो इटसेल्फ जो है वो भी एक खातून है और जो बस कंडक्टर है वो भी खातून है। तो इसमें खवातीन बाहिफाजत अपनी मंजिलों तक स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ऑफिसेज़ तक जा सकती हैं। रिसेंटली आपने देखा सिंध हुकूमत ने अनाउंसमेंट की है 1000 बाइक्स की, राइट। पिंक बाइक्स की जो खवातीन को दी जाएंगी। उसके बाद सिंध हारी कार्ड है जिसमें अब तक 1 साल में, सिर्फ आपको ये जो नंबर्स बता रही हूँ मैं सिर्फ 1 ईयर के काउंट कर रही हूँ कि 1.5 लाख हारियों तक इसकी बेनिफिशियरी जो है वो अभी तक हुए हैं 1 साल में। फिर हमारे पास इस तरह से हेल्थ में NICVD से 1 ईयर में 1.6 मिलियन लोगों ने जो है वहाँ पर मरीज ने जेर इलाज थे और उनको शिफा मिली, और उसमें ज़्यादातर जो था वो हार्ट जो है सर्जरीज थी। तो ये आप जानते हैं कि कितना एक्सपेंसिव है बाहर ममालिक में, या इवन हम अपने पाकिस्तान में बात करें। सही फरमा रहे हैं अकरबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। शबर साहब, हमें बड़ी पहले तो थ्रेट्स थी IMF की तरफ से, हमें फाइनली नहीं हो गए, IMF ने हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस 8 आवर का मान लिए। देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि IMF ने आपके साथ जो भी उनका आपका जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू रहेगा, और वो उन्होंने आपके बाय एंड लार्ज जितने भी आपके शॉर्ट जहाँ पर आपने कंप्लाई नहीं किया था, जैसे टैक्स कलेक्शन है या कुछ चीज़ें हैं, तो उन्होंने आपको उस सेंस में उसका वेवर दे दिया है, और अभी कोई बुनियादी तौर पे कोई इख्तिलाफ IMF के साथ नहीं है। क्या IMF हमें मिनी बजट का भी कोई करेगी क्या? आई डाउट, मिनी बजट का कोई चांस नहीं है अभी। भैया हम ऑलरेडी इस वक्त मार्च के मिडल में हैं, मार्च के मिडल में हैं, और बाकी महीने टोटल मई तक जो वैसे ही बढ़ जाता है, तो मिनी बजट का कोई रेस्टल बनता नहीं है, बनता नहीं है। हसन बख्शी साहब, आप सेटिस्फाई हैं, आप होपफुल हैं? क्योंकि होप तो कभी भी नहीं खोना चाहिए। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की कंडीशन है और ख़ास तौर पे रियल एस्टेट में बेहतरी है? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम उम्मीद रखते हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी। इस वक्त ये इंडस्ट्री इंतहाई एक डिप्रेसिव हालात में है। मैं ये समझता हूँ अभी प्राइम मिनिस्टर पैकेज अनाउंस करेंगे, कुछ बेहतरी आएगी, पर इसके अलावा हमें ये समझना पड़ेगा। देखिए, हमारा पैसा पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान नहीं जाता, ईरान नहीं जाता, इंडिया नहीं जाता, पर दुबई एक बहुत बड़ी हकीकत है। दुबई में जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है, दुबई में जो इन्वेस्टमेंट का एनवायरनमेंट है, जो फैसिलिटीज़ हैं, उसको हमें कम्पिटिटिव अपने मुल्क में बनाना पड़ेगा। वरना यकीन माने, ना सिर्फ प्रोफेशनल, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिल्डर, बिजनेसमैन, ये हर आदमी यहाँ से अपना पैसा, जो एक्सेस पैसा आज मार्केट में नज़र नहीं आ रहा है, ये बैंक से भी पैसे, जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ, पैसे निकले, तो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पैसे मार्केट में आएंगे। ये पैसे मार्केट में नहीं आए, शायद ये डॉलर्स में लग गए, शायद ये गोल्ड में लग गए, और आज पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा गोल्ड प्राइस हो गया, शायद ये पैसे पाकिस्तान से बाहर चले गए। सो हमें अपना एटमॉस्फेयर, अपना वर्किंग इतनी आसान बनानी पड़ेगी कि दुबई में जो जा रहा है वो सोचे कि यार हमें वहाँ अगर 100 रुपये मिलते हैं या 70 रुपये अपने मुल्क में मिलते हैं ना, इससे देखिए यहाँ जेन्युइन डिमांड है। यहाँ जैसे शब्बर भाई ने कहा कि 5 करोड़ दरमियाने तबके के लोगों को मकान चाहिए, ये एक बहुत बड़ी चैलेंज भी है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। शबर साहब, आखिर में आप इसमें ऐड करें। देखें, ये जिस तरह से हसन बख्शी साहब कह रहे हैं कि वहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली टीज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है। अभी मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, अभी मैं एक इंडस्ट्री वाले से मेरी बात हुई, उसने कहा कि मैंने कॉटन ख़रीदा अफ़गानिस्तान से, अफ़गानिस्तान के साथ हमारा कोई फाइनेंशियल एग्रीमेंट नहीं है कि हम उसको पैसे दे दें। उसने कहा कि आप हसन बख्शी साहब को पैसे दे दें। हमने उसके साथ पूरा रिटन एग्रीमेंट किया, वो सारे पैसे हमने यहाँ दिया, वो पूरा वे हमने वो फॉलो किया। FIA ने केस खोल दिया। जब वो FIA के पास गए, उन्होंने कहा जी हमारा कानून कहता है कि आप इसको कैसे दे रहे हैं, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग करेगा। अब वो बंदा कहता है भाई मेरे लिए मसला, मैं क्या करूं, मतलब मेरे लिए तो कोई ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करे ना, टीज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। देखिए, मैं आपकी बात बिल्कुल एग्री करता हूँ ये, मगर अफ़गानिस्तान के बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहता, मगर मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ, जो हसन बख्शी भी मिस कर रहा है और आप सारे मिस कर रहे हैं, पाकिस्तान में और दुनिया में सबसे बड़ा जो एसेट अनएक्सप्लोर्ड पड़ा हुआ है पाकिस्तान में इस वक्त, वो है गवर्नमेंट की ओन्ड लैंड। ओके, हज़ारों एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट की खाली पड़ी है, जिस पे कब्ज़ा हो रहा है, जिसके ऊपर बिल्डर आगे पीछे दो पैसे दे के कब्ज़ा करते हैं और उसको ख़राब करते हैं। तो गवर्नमेंट को
पाकिस्तान में इमीडिएटली रियल एस्टेट बैंक बनाना पड़े चाहिए हर सूबाई गवर्नमेंट को। रियल एस्टेट बैंक हर सूबाई गवर्नमेंट को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी इमीडिएटली रियल एस्टेट बैंक बनाना चाहिए। और रियल एस्टेट बैंक बनाने के बाद वो लैंड जो है वो बिल्डर्स को सस्ते दामों पर देकर आम आदमी के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग बनानी चाहिए। अगर आपने ये काम नहीं किया, अगर तो आप कभी भी, ये तो जो ये मेरा दोस्त है ये तो अमीरों की बात कर रहा है, गरीबों की बात तो कोई नहीं कर रहा ना। गरीबों के हमारा इस वक्त आज का टाइम ख़त्म हो रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं कि छोटे छोटे रियल एस्टेट में लोगों को ज़मीनें दें और बनाएं। और दुनिया में हर जगह होता है, रियल एस्टेट बैंक बनते हैं जो स्टेट के पास। आज तो फाइलों में पता ही नहीं किसके पास है लैंड। अभी जो हम करंट कुछ रियल एस्टेट के बिल्डर्स के साथ कर रहे हैं, हम उस पर भी नहीं, वो एक अलग सब्जेक्ट है यार, वो भी उसी का नतीजा है ना। दोनों से मैं इसी टॉपिक पे एक और प्रोग्राम करूंगा। इसके साथ आज का प्रोग्राम खत्म हुआ। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।